भार्गव जी भी कुल सचिव महोदय संबोधन करके हो गए हैं। सभागार में बैठे हुए ग्वालियर के विशिष्ट नागरिक जन और इसी में हमारे मित्र पवन करण भी बैठे हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आभारी हूँ कि हरिहर निवास द्विवेदी की स्मृति में आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन में मेरे जैसे विद्यार्थी को आपने वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया है। ये आपकी विशेष कृपा है। तोमर जी ने मेरा परिचय दिया, लेकिन एक परिचय छुपा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो परिचय दे दूँ। एक तो कागज में लिखा हुआ परिचय होता है और एक वास्तविक परिचय होता है। तोमर जी से मेरा परिचय कैसे हुआ? हमारे गुरु थे प्रोफेसर राम सिंह तोमर, शांति निकेतन में आचार्य थे, कुलपति भी रहे वहाँ, और अपभ्रंश साहित्य के मर्मज्ञ थे। हिंदी के आचार्य नामवर सिंह ने भी अपना आरंभिक काम अपभ्रंश में किया था। तो जब मैंने अपना काम शुरू किया तो नामवर जी से कहा कि भाई हम कुछ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो नामवर जी ने कहा कि हमसे क्या बात करोगे, मेरा तो पहला प्रेम था अपभ्रंश और जो है मेरा वो किताब में है, तुम प्रोफेसर तोमर से मिलो। तो मुझे सौभाग्य मिला प्रोफेसर राम सिंह तोमर की स्नेह छाया में 6 महीने निरंतर रह करके और अपना शोध कार्य का मार्गदर्शन, और वो हमारी गुरु जैसे हैं। तो इस नाते से जयंत सिंह तोमर से मेरा परिचय है और इसी प्रीति की डोरी से कई बार प्रीतिवश आदमी बुला लेता है फेवर करके, तो उसी रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और ये सचमुच सौभाग्य की बात है कि ये शहर अपने पुरखे विचारक को, इतिहासविद को, चिंतक को, और जो अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचता है, उसके बारे में संवेदनशील है, उसे याद कर रहा है, उसके प्रति श्रद्धा निवेदित कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये शहर एक जीवित शहर है। ये जीवित शहर के ही लक्षण हैं, वरना इस समय जो एक सभ्यता आई हुई है और इसके भीतर केंद्रित हो गई है, उसमें हम अपने पुरखों को भी भूल गए हैं, अपने पास पड़ोस को भूल गए हैं, अपने लोगों को भूल गए हैं। तो ये शाम सचमुच मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे जीवित और जिंदा दिल लोगों के बीच कुछ बातें जो आजकल मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में कुछ बातें करूँगा, और उन्हीं बातों को आचार्य हरिहर निवास द्विवेदी को मेरी श्रद्धांजलि समझा जाए। ये जो वक्तव्य का विषय है आप देख रहे हैं, जातक कथाओं का मर्म, और संदर्भ है भारत की ज्ञान परंपराएं। आजकल आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाएंगे और किसी भी विषय पर बातचीत होगी तो उसमें आगे पीछे भारतीय ज्ञान परंपरा जोड़ दिया है। तो
अभी पिछले महीने में नागालैंड गया था, तो वहाँ अंग्रेजी विभाग का सेमिनार था और विषय था हिंदी अंग्रेजी अनुवाद और भारतीय ज्ञान परंपरा। तो ऐसे उदाहरण आपने सुने होंगे। तो एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जितना पुराना देश है, इसकी कोई एक परंपरा नहीं हो सकती। और ये जो एक डीकोलोनाइजिंग का प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है एकेडमिक दुनिया में, और वो एकेडमिक दुनिया से राजनीति में आ गया है, और आज की राजनीति कितनी गंभीर है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो डीकोलोनाइजिंग द माइंड इस नाम से किताब भी है अफ्रीका के एक चिंतक की। बहुत जरूरी है ऐसे समाजों में जो लंबे समय तक निवेश रहे हैं, किसी न किसी विदेशी ताकत के गुलाम रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि उनके दिमाग में अपने जिनके हम उपनिवेश थे उनकी संस्कृति के प्रति एक आकर्षण, एक सम्मान, एक भय, एक सोचने के तरीके में उनका दृष्टिकोण ये शामिल हो जाता है। तो उससे मुक्त होना ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि हम जिसका विरोध करते हैं, विरोध करते हुए अगर हमारा विवेक जागृत नहीं है तो हम उसी के तर्कों से प्रभावित हो जाए। तो ये जो उपनिवेशीकरण की डीकोलोनाइजिंग, दिमाग को उपनिवेश के प्रभाव से मुक्त करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में भी कहीं न कहीं हम उपनिवेशवादी तर्कों से प्रभावित। और इतिहास में उपनिवेशवादियों ने काम क्या किया कि अध्ययन बहुत किया हमारी परंपराओं का, हमारी साहित्य का, हमारी भाषाओं का, लेकिन जो तर्क उठाए वो ऐसे तर्क थे जिन तर्कों के माध्यम से वो इस देश पर लंबे समय तक शासन कर सकते। तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा इन दिनों हो रही है, और जैसे ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि कोई एक रेखीय परंपरा रही है भारत की, मैं समझता हूं कि इस पर कोई भी अगर गंभीरता से विचार करेगा तो उसके गले ये बात नहीं उतरेगी कि ये 5000 से ज्यादा वर्षों से जीवित जो देश है, इकबाल ने जो कविता लिखी थी कि बहुत सारे देश, बहुत सारी संस्कृतियां खत्म हो गई, कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हस्ती हमारी इसलिए नहीं मिटती है कि हमारी अनेक परंपराएं रही हैं, और उन परंपराओं के बीच आपस में संवाद की परंपरा रही है, एक उनके भीतर अंतःक्रिया होती रही है। तो एक चीज जब हम भारतीय ज्ञान, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं, भारतीय ज्ञान परंपराएं, उन पर हमें विचार करना चाहिए। तो तुरंत एक चीज जो हमें, और एक शब्द और आजकल बहुत राजनीति में प्रयुक्त होता है, और न चाहते हुए भी हम लोग जो विद्यार्थी टाइप लोग हैं उनके कानों में वो शब्द आते हैं, तो अब जब आ जाएंगे और कान मान लीजिए कि ठीक ठाक है, तो उन शब्दों पर भी चाहते न चाहते विचार करना पड़ेगा। तो एक शब्द है वो बहुत चर्चा में रहता है, विश्व गुरु। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि विश्व गुरु तो मान लो कि हम हैं,
लेकिन हमारा विश्व चेला कौन है? जैसे मैं अध्यापक हूँ पेशे से और अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर निकलता हूँ, तो जो रिक्शा वाला है या ऑटो वाला है वो मुझसे भी वही पैसा लेता है, वही मोल भाव करता है जो किसी से करेगा, उसके लिए मैं गुरु नहीं हूँ। लेकिन संयोग से कोई विद्यार्थी मिल जाता है और कहता है कि गुरु जी प्रणाम, तो मैं 2-4 लोग जान लेते हैं कि अच्छा ये गुरु जी है। तो ये विश्वगुरु शब्द जब आता है तो तुरंत मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है कि हमारे देश का विश्व चेला कौन है? ये मैं अपने मन की परेशानी आपके बीच छोड़ रहा हूँ, इसका इस पर कोई टिप्पणी आगे नहीं करूँगा। लेकिन कुछ तो ऐसा है हमारे देश में जो हमें विश्व गुरु का दर्जा देता है, लेकिन जो चीज वास्तव में हमको विश्व गुरु का दर्जा देती है उसको हम अपनी परंपरा में गिनते हैं कि नहीं गिनते? जैसे बुद्ध की उपस्थिति, तो दुनिया के आधे से ज्यादा देश बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध की वजह से भारत को प्रणाम करने आते हैं। जिन यात्राओं का उल्लेख मोदी कर रहे थे, उन यात्राओं के दौरान हमने अनुभव किया, देखा कि चाहे लुम्बिनी हो, चाहे कपिलवस्तु हो, चाहे बोध गया हो, चाहे वैशाली हो, चाहे कुशीनगर हो, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है और कोई ऐसा मौसम नहीं है जिसमें वहाँ दुनिया भर के लोग मौजूद ना। वो आते हैं और बुद्ध के सामने सिर झुकाते। और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो बुद्ध को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे जो हमारा बी उपनिवेशीकरण का प्रोजेक्ट है वो कमजोर पड़ता है, वो मजबूत नहीं पड़ता है। और ये बताने और अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि जो पहले से मौजूद परंपरा थी, बुद्ध आए तो होता क्या है? ये तो सभागार है, कभी बना होगा। एक नया कोई कुलपति आता है और उसे लगता है कि ये सभागार की खिड़कियां ठीक नहीं है, इसका जो दीवार में पपड़ियां जम गई हैं, तो उसे ठीक कराता है। यानी एक इमारत भी बने रहने के लिए निरंतर सुधार की मांग करती है। अगर आप किसी इमारत में सुधार की प्रक्रिया बंद कर दें तो वह इमारत रद्द हो जाएगी, रहने के लायक नहीं होगी। उसी तरह ये जो हमारी संस्कृति है उसमें मानव स्वभाव के नाते और तमाम चीजों के नाते कुछ विकृतियां समय समय पर आती हैं। तो पहले से मौजूद जो समाज था, उस समाज में जो कुछ दिक्कतें थी उनको उठने देखा और उनके साथ संवाद। और एक मार्ग उन्होंने दिखाया। एक खास बात जो बुद्ध में दिखाई पड़ती है कि हिंदुस्तान में ज्ञान प्राप्ति के लिए अमूमन लोग हिमालय में जाते और हिमालय की कंदराओं में रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राय पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता है। होता हो न होता हो, लोग दावा तो करते ही हैं कि हम हिमालय में ज्ञान प्राप्त करके आए हैं या जा रहे हैं वगैरह वगैरह। बुद्ध इस मामले में एकदम अलग हैं,
कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो हिमालय में नहीं गए, जबकि उनका जन्म हिमालय की तलहटी में हुआ था, और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदमियों के बीच आए, प्रकृति के बीच आए, जंगलों के बीच आए, नदियों के किनारे गए, पशुओं से, पक्षियों से, पूरी प्रकृति से संवाद किया और उस संवाद से ज्ञान प्राप्त। ये जो उपनिवेशिक ताकतें थी, उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारे मिथ बनाए। एक मिथ यह भी बनाया कि भारत का अधिकांश साहित्य जो लिखा गया है वो परलोक के लिए लिखा गया है, दूसरी दुनिया के लिए लिखा गया है। और इस पर हम खुश भी होते हैं कि देखो ये पश्चिम के लोग जो हैं कितने दयनीय हैं और भौतिक चीजों में डूबे रहते हैं, भोग विलास में डूबे रहते हैं, और हम कितने श्रेष्ठ और उदार लोग हैं कि हम एकदम आध्यात्म में और परलोक वाली दुनिया में डूबे रहते हैं। तो ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है जिसको हम बड़े गौरव के साथ स्वीकार करते हैं। हमने जातक कथाओं के बारे में चर्चा करने का निर्णय या विचार इसलिए किया कि ये जातक कथाओं का, इन जातक कथाओं का संबंध परलोक से नहीं, इस लोक से, और शुद्ध रूप में वो लौकिक साहित्य। और एक मामले में पवन करण जी यहाँ बैठे हुए हैं, और भी लोग होंगे जिनको मैं नहीं जानता, जो साहित्य के इतिहास के बारे में जिनको जानकारी होगी। इन जातक कथाओं की दुनिया भर को देन है। जातक कथाएं ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से, जातक का अर्थ क्या होता है? जन्म संबंधी। तो बुद्ध जब उपदेश देते थे तो उपदेश में बात दर्शन की बात है, गूढ़ बात है, उसको सामान्य लोगों तक पहुंचाना है, तो उसे एक कहानी का रूप देते और ये बताते थे कि जैसे कोई एक समस्या उपस्थित हो गई और उस जो सामने वर्तमान में कोई एक समस्या उपस्थित हुई तो उसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए अपने किसी पिछले जन्म की कहानी बताते। तो जितनी जातक कथाएं हैं लगभग 547, 548, 550 जातक कथाएं हैं। और अभी आज सुबह जयंत जी ने मुझे बताया कि 6 खंडों में बंगला अनुवाद उन्होंने देखा है या कि उनके पास है, और वो बंगला अनुवाद 1920 में हुआ था और टैगोर ने उन्हीं अनुवादों को पढ़ करके जातक कथाओं के बारे में जानकारी हासिल की। भदंत आनंद कौशल्यायन ने जातक कथाओं का एक संपादित संस्करण हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित किया है, वो भी 6 खंडों में है।